बड़ी खबर आज की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आज राज्यसभा में जवाब देने जा रहे हैं। शाम 4 बजे का समय है जब पीएम मोदी राज्यसभा में बोलेंगे। संसद के बजट सत्र में आज 5वें दिन की ये कार्यवाही होगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव की वोटिंग की वजह से कल सदन की कार्यवाही को स्थगित किया गया था। उससे पहले पीएम मोदी ने मंगलवार को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब दिया था। लोकसभा में करीब 95 मिनट के भाषण में पीएम मोदी विपक्ष पर जमकर बरसे। 1.5 घंटे से ऊपर जो उन्होंने बातें कही उसमें चुन चुन कर कई मुद्दों पर विपक्ष को घेरा और नाम लिए बिना गांधी परिवार, केजरीवाल और विपक्ष के नेताओं के आरोपों के जवाब दिए। और ये बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं यूपी विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी को शुरू हो सकता है और 19 फरवरी को सदन में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना पटल पर बजट रख सकते हैं। बताया जा रहा है कि इस बार यूपी का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया जाना है, जो कि 8 लाख करोड़ होने का अनुमान है। योगी सरकार का ये अब तक का सबसे बड़ा बजट होगा। अगर ये 8 लाख करोड़ रुपए का होता है तो वित्त विभाग ने कई विभागों से मिले प्रस्तावों को भी मंजूरी दे दी है। तो अगर 8 लाख करोड़ का बजट यूपी की सरकार लेकर आती है तो आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ होगा। और अब आपको महाकुंभ की खबरें दिखाएंगे। महाकुंभ की अपडेट्स आप ले लीजिए, जिसमें आपको बताएं कि 25वां दिन है आज और देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में जितने भी श्रद्धालु हैं जो आस्था की डुबकी लगाना चाहते हैं, आस्था के इस महाकुंभ में आना चाहते हैं, वो लगातार 25वें दिन भी पहुंच रहे हैं। ये सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। बुधवार को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ यहाँ पर पहुंची। कल रात 8 बजे तक का आंकड़ा आपको बताएं तो 67,68,000 श्रद्धालुओं ने स्नान किया। 10 लाख कल्पवासी थे और 57,68,000 श्रद्धालुओं ने स्नान किया। 5 फरवरी तक महाकुंभ में 38 करोड़ 97 लाख लोग स्नान कर चुके हैं। 26 फरवरी महाशिवरात्रि तक महाकुंभ का आयोजन होना है। तो आप देखिए, चाहे रेल यातायात हो, हवाई यातायात हो, बस यातायात हो, हर तरफ आपको जो ये भीड़ आगे बढ़ती हुई दिखेगी, ये महाकुंभ में स्नान के लिए आगे बढ़ती हुई भीड़ दिखेगी। दूर दराज इलाकों से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, चाहे छोटे छोटे गांव हो या महानगर हो, महानगर के बड़े बड़े शहर हों। नायब सिंह सैनी जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, आज प्रयागराज पहुंच सकते हैं, ये जानकारी मिल रही है। स्नान करेंगे आज हरियाणा के मुख्यमंत्री। कुंभ तो बहुत ऐतिहासिक है और आज भी हम लोग देख रहे हैं कि करोड़ों की संख्या में लोग स्नान कर रहे हैं। संगम घाट से हम लोग आए हैं। अब बहुत अच्छी व्यवस्था है, कहीं कोई रोक चेक नहीं है। सारे लोग शांतिपूर्वक स्नान ध्यान कर रहे हैं और माँ गंगा की आरती भी उतार रहे हैं। हम लोग बस्ती से आए हैं भैया। हम लोग, हमारा संयोगिता पांडे। क्या कुछ कहेंगे? हाँ, बहुत अच्छा स्नान हुआ भैया। हाँ, कैसा लगा यहाँ? बहुत अच्छा लगा भैया। पहले भी आप लोग आए हैं? नहीं, पहली बार हम तो आए हैं। हाँ, बहुत अच्छा लगा देखकर। क्या क्या सुना था यहाँ के बारे में आपने? बहुत अच्छा, इतना अच्छा लगा कि अब पूछिए मत। हाँ हाँ, हो गया अच्छे से, कोई परेशानी नहीं। सर्वेश की तरफ हमारे सहयोगी इस समय लाइव हमारे साथ महाकुंभ से जुड़े हुए हैं और जानकारी लेंगे, अपडेट्स लेंगे। सर्वेश, आज की अपडेट्स दीजिए। कल रात तक भी लाखों लोग स्नान करके जा चुके हैं, आज कितनी भीड़ पहुंची हुई है?
देखिए, मैं आपको बता दूं कि महाकुंभ में लगातार श्रद्धालुओं के आने का क्रम जारी है और ये विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक समागम है और आज 25वां दिन है। कल तक जो है करीब 39 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है। 38 करोड़ 97 लाख लोग रात 8 बजे तक स्नान कर चुके थे और आज देखिए कि इस ब्रह्म मुहूर्त से ही लगातार श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। हर तरफ श्रद्धालुओं का रेला यहाँ पर नजर आ रहा है, जन समुद्र नजर आ रहा है, जिस ओर देखिए श्रद्धालु बढ़े चले आ रहे हैं। और आज जो है वो वीआईपी मेहमानों की अगर बात करें तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी यहाँ पर आएंगे, वो भी आस्था की डुबकी लगाएंगे और तमाम श्रद्धालु यहाँ पर हमारे साथ हैं। आप देखिए कि राजस्थान के अजमेर से आए हुए श्रद्धालुओं का एक परिवार है जो हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। सर, ये बताइए कि कितना उत्साहित है? आपने तो स्नान भी कर लिया, टीका लगा लिया, कितना उत्साहित है? कैसी व्यवस्थाएं? अरे सर, बहुत बढ़िया व्यवस्था है। योगी सरकार ने इतनी बढ़िया व्यवस्था की कि मतलब किसी व्यक्ति को कोई तकलीफ नहीं हुई। बहुत साफ सफाई है। बहुत बड़ा। दादी, आप भी आई हैं, नहा लिया, एकदम स्नान हो गया? जी, स्नान हो गया। बताइए कैसी व्यवस्था है यहाँ पर? बहुत अच्छी व्यवस्था है भैया। क्या कामना कर रहे हैं आप लोग? हम यहाँ आके धन्य हो गए। सारे अजमेर परिवार के सारे लोग आए। कुंभ में इतनी अच्छी व्यवस्था है कि हम बता नहीं सकते। कैसा लग रहा है यहाँ का? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। जो उम्मीद थी आपकी यहाँ आकर ऐसी व्यवस्थाएं? 4 गुना ज्यादा। बहुत अच्छा लगा हम लोगों की। कैसी उम्मीद थी आप लोगों को? बहुत बढ़िया व्यवस्था है उनकी सरकार। क्या सुनाएंगी? कोई भजन सुना दीजिए आप। मैं तो लोगों को यही संदेश देना चाहूंगी कि चंद लोगों की बातों में न आए और कुंभ का लाभ उठाएं। बिल्कुल, कुंभ का लाभ उठाएं। कोई भजन सुनाइए आप लोग। वापी कट गई। चलिए चलिए। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। आज झोपड़ी के भाग जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाएंगे राम आएंगे। गंगा मैया। निश्चित तौर पर ये लोग हैं, कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। देखिए कि ये पीले कपड़े में है, महाकाल लिखा हुआ है। कहाँ से आए आप? हम उड़ीसा से आए हैं। उड़ीसा से। स्नान हुआ? स्नान हुआ, बहुत बढ़िया व्यवस्था में हुआ। बहुत धन्यवाद देंगे सरकार को, बहुत बढ़िया प्रोटेक्शन में इधर काम चल रहा। कैसी तैयारी की है सरकार? बहुत अच्छा किया जी। हाँ जी। वो जो नंबरिंग क्या है वो गुम होने से मतलब बच सकते हैं। अच्छा, नंबरिंग अच्छी है, गुम होने से बच रहे हैं लोग। वो बच रहे हैं, खंभों कोई पे जान नंबरिंग नहीं की पा गई रहे, वो नंबरिंग हो गया। जी। तो नंबरिंग कैसी व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर? बहुत अच्छी है। बहुत अच्छा है। स्नान अच्छे से हो जी गया? जी जी, व्यवस्था बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा व्यवस्था है। धन्यवाद सरकार को। सिस्टम बहुत अच्छा बना है। सिस्टम बहुत अच्छा बना है। बहुत अच्छा बना है। मोदी सरकार। तो ये तमाम वो श्रद्धालु हैं जो यहाँ के सिस्टम को बेहतर बता रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? ललितपुर से आए। ललितपुर से। ललितपुर से। कैसी व्यवस्थाएं देख रहे हैं? बढ़िया साहब, प्रशासन की, मीडिया वालों की बहुत अच्छी व्यवस्था है। अच्छी व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था? बहुत अच्छी। मेरा ये तीसरा कुंभ है, लेकिन इतना अच्छा कुंभ आज तक कोई नहीं हुआ। बहुत क्या कामना कर रहे हैं यहाँ पर? मैं कामना करता हूँ कि यशस्वी मुख्यमंत्री हमेशा ही इस तरह से हम लोगों का मार्गदर्शन करे और ऐसी ही व्यवस्था पूरे प्रदेश को हर मामले में दे। ठीक है। कहाँ से आई हैं आप? उरई से, जिला जालौन से। जिला जालौन से। कैसी व्यवस्था? स्नान हो गया? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। सुबह सुबह जाकर ही कर लिया हाँ, स्नान? सुबह 5 बजे। 5 बजे कर लिया। अच्छा लगा यहाँ पर आकर? बहुत अच्छा लगा। ठीक है। क्या कामना कर रही है माता जी से? बस बढ़िया है, अच्छा रहा सब बढ़िया। और क्या? ठीक है। ये बच्चे ठीक है हैं। सर्वेश, लगातार लोगों के उत्साह में आप बढ़ोतरी होते हुए देखेंगे। आज 25वां दिन है महाकुंभ का, भीड़ कम नहीं बढ़ती जा रही है। शुक्रिया सर्वेश, जानकारी और तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाने के लिए। महाकुंभ में नए नए नागा साधु और महामंडलेश्वर को अखाड़ों में शामिल कराया जा रहा है। वहीं साध्वी सत्यप्रिया गिरी का पट्टाभिषेक कराया गया। निरंजनी अखाड़े में महामंडलेश्वर की उपाधि दी गई। स्वामी बालकानंद गिरी महाराज जी की अध्यक्षता और पंच परमेश्वरों और संतों के सानिध्य में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पट्टाभिषेक कर महामंडलेश्वर बनाया गया है। और हिंदू वो विचारधारा है जो चींटी तक की भी रक्षा की भावना रखती है। तो उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए सनातन धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए जो भी अपना बलिदान हो सकता है, जो भी देश के लिए के हित में हो सकता है, सदैव तो करने का सत प्रयास करेंगे। आप साध्वी ऋतमराज जी की शिष्या भी हैं, वो लगातार जो है हिंदू हित की बात करती हैं। बचपन में मैंने भी उनको सुना है, तो काफी ओजस्वी उनके भाषण होते थे, तब वो भी युवा थी एक तरह से। लेकिन अब आप उस तरह से परंपरा को आगे बढ़ाएंगे और कुछ मुद्दे यहाँ पर उठे, हिंदू राज, सनातन बोर्ड, इन पर आपकी क्या राय है? देखिए, आप मथुरा जाइए तो मथुरा में आपको वहाँ की दीवारें भी चीख चीख के कह रही हैं कि इसका अस्तित्व मंदिर है। आप काशी जाइए ज्ञानव्यापी, नंदी भी चीख के कह रहे हैं कि इसका अस्तित्व मंदिर है। तो फिर उसके बाद भी
हम अपने ही भारत के अंदर अपने तीर्थ स्थानों को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, इससे बड़ी हमारे लिए दुर्भाग्य हमारा क्या होगा। हम तो चाहते हैं कि सौहार्दता का परिचय देवें और वो आगे बढ़ के कहें कि आपका है, आप संभाल लीजिए। जबकि संपूर्ण सनातन समाज ने कहा था कि आप राम जन्मभूमि, अयोध्या जो है, काशी और कृष्ण जन्मभूमि हमको दे दीजिए, बाकी हम छोड़ देंगे। लेकिन कहाँ हुआ? 500 पीढ़ियों के हमारे संघर्ष के बाद में, 550 वर्ष के संघर्ष के बाद, 70-72 पीढ़ी के बाद कोर्ट के द्वारा हमको ये फैसला अपने हित में कराना पड़ा। और वो दूर नहीं है दिन, क्योंकि वहां तो हमें संघर्ष करना पड़ा था। यहाँ तो प्राचीरें भी चिक चिक के कह रही हैं कि वो हमारा ही है, और हम आश्वस्त हैं। गुरुदेव ने आज आशीर्वाद दिया है कि हम वो लेकर के रहेंगे, क्योंकि वो हमारा है। बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं वाराणसी में 8 फरवरी तक स्कूल बंद कर दिए गए हैं। 8वीं तक की सभी स्कूल्स बंद रहेंगे 8 फरवरी तक। एक बड़ी जानकारी, बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी। श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ की वजह से ये फैसला लिया गया है। दिल्ली चुनाव के साथ अयोध्या के मिल्कीपुर सीट पर चुनाव खत्म हो गए कल, और इस बार मिल्कीपुर में बम्पर मतदान हुआ है। मिल्कीपुर में इस बार 65.35% का मतदान हुआ है, जबकि 2022 के विधानसभा चुनाव में यहां 60.23% की वोटिंग हुई थी। यानी कि पिछली बार के मुकाबले इस बार मिल्कीपुर की जनता ने खासा उत्साह दिखाया है। रिपोर्ट देखिए इस पर। मिल्कीपुर के रण में जब नेताओं की किस्मत का फैसला करने के लिए जनता उतरी, तो सियासी संग्राम और तेज हो गया। विपक्ष वोट रोकने का आरोप लगाने लगा और प्रत्याशी पोलिंग एजेंट को धमकाने लगे। घाटमपुर मतदान केंद्र पर सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद का बीजेपी पोलिंग एजेंट को धमकी देने का वीडियो वायरल हुआ। ये पूरा अपने औकात तुम भूल गया बाटे, हमारा औकात क्या हुआ? 5 सेकंड के अंदर ठीक हो जाओगे। आराम से रहो। हाथ मत लगाओ, ये लगाओ, हाथ क्यों दिखा रहे हो? ये जाए ना यार, हाथ क्यों दिखा रहे हो? एक और प्रत्याशी का ये वीडियो सामने आया तो दूसरी ओर खुद सपा अध्यक्ष प्रशासन पर आरोप लगाते नजर आए। एक फोटो शेयर करते हुए आरोप लगाया कि प्रशासन लोगों के आधार कार्ड चेक कर रहा है, जिसे एसएसपी ने निराधार बताया। ये बहुत स्पष्ट रूप से बताना चाहेंगे, पुलिस के द्वारा किसी भी बूथ पे किसी भी मतदाता का आई कार्ड चेक नहीं किया जा रहा है। एक फोटो जो मेरे संज्ञान में आई है जिसमें कहा जा रहा है कि मतदाता का आई कार्ड चेक किया जा रहा है, वह बिल्कुल गलत तथ्य लिखे हुए हैं। जिस व्यक्ति के बाद से उस फोटो में जो व्यक्ति दिखाई दे रहा है वह किसी एक प्रत्याशी का बूथ एजेंट है, और वहीं जो शिकायत मिल रही है जिसमें कहा जा रहा है कि किसी एक पर्टिकुलर राजनीतिक दल के बूथ एजेंट को वहाँ पे समस्या हो रही है, उन बूथों पर जा करके जो भी वहाँ के सभी बूथ एजेंट हैं सबका पहचान पत्र चेक करके सबसे पूछ करके कि उन्हें कोई समस्या तो नहीं है, उसी दौरान ली गई एक फोटो को भ्रामक तथ्यों के साथ दिया। बीजेपी ने भी अखिलेश के आरोप पर पलटवार किया। बीजेपी नेताओं ने कहा कि जब समाजवादी पार्टी हारने लगती है तो अधिकारियों और ईवीएम को दोषी ठहराने लगती है। जब ये दल हारने लग जाते हैं तो कभी ईवीएम को दोष देंगे, कभी प्रशासन को दोष देंगे, कभी दरोगा को दोष देंगे, तो कभी सरकारों को दोष देंगे, तो कभी धर्म को दोष देंगे, तो कभी जाति को दोष देंगे। इसके अलावा इनको अपनी सेवा पे तो भरोसा रहा नहीं, और सेवा के आधार पे इनको वोट भी नहीं मिलता है। तो मैं समझता हूं कि अब ये हताशा में जो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, उन्हें महसूस हो रहा है कि मैं हार रहा हूं, और हारने के बाद मुझे क्या दुष्प्रचार करना है उसी की भूमिका बनाने का प्रयास कर रहे हैं। निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग कटिबद्ध है, हम लोग भी कटिबद्ध हैं, सरकार भी। मेरी आवाज पहुंच रही हो? और उनके आरोप निराधार हैं, वो हताशा और निराशा बोल रहे हैं। वो जान रहे हैं कि हम लोग चुनाव जीतने वाले नहीं हैं, इस नाते इस तरह के बयानबाजी दे रहे हैं। उन्होंने एक योजना बनाई थी कि बाहर से बहुत से लोग बुलाकर और उनसे मतदान कराने के लिए, तो बहुत से लोग पहुंचे तो वहां पर उसकी चेकिंग हो रही है कि कौन यहाँ का रहने वाला है, कौन बाहर का रहने वाला है, तो उसमें ये लोग पकड़ में आ रहे हैं। बहुत से ऐसे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता यूट्यूबर बन के वहां पर घूम रहे हैं। तमाम आरोप और प्रत्यारोप के बीच जनता के साथ ही बड़े नेताओं ने भी वोट डाले। अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद ने इनायत नगर में मतदान किया, तो रुदौली से बीजेपी विधायक रामचंद्र यादव ने घटोली में वोट डाला। दोनों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से इस स्थिति में पहुंच गई कि
अपने उम्मीदवार की जमानत नहीं बचा पाएगी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का जो नारा भारतीय जनता पार्टी का है वो साकार हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार भारी मतों से जीत रहा है और आज के दिन यादों मतदाताओं में इस बात का काफी उत्साह है। समाजवादी पार्टी के पैर पहले ही चरण में उखड़ गए हैं। अब समाजवादी पार्टी का वोटर ही वोट डालने के लिए नहीं निकल रहा है, इसीलिए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजीत प्रसाद लोगों को डरा और धमका रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की है और मुझको लगता है कि बहुत जल्दी इन पर प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए। विपक्ष के आरोप और बीजेपी के दावों के बीच निष्पक्ष मतदान पूरा कराने के लिए जिले के तमाम अधिकारी सतर्क नजर आए। जिला निर्वाचन अधिकारी खुद बूथों पर पहुंचे और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न करवाने का दावा किया। कुछ जगह पर मशीनें खराब थी और उसमें मुख्य रूप से वीवीपैट में कुछ समस्या आ रही थी, तो वीवीपैट ईसीआई गाइडलाइन के हिसाब से उसको रिप्लेस किया गया इंजीनियर्स के साथ में। और इसके अलावा कहीं पर अगर शिकायत थी कि एजेंट्स नहीं बनाए जा रहे, एजेंट्स को बाहर निकाला जा रहा है, तो इन सभी का तत्काल जो है मौके पे भेज के जांच कराई गई। किसी भी बूथ एजेंट के द्वारा, किसी भी राजनीतिक दल के किसी बूथ एजेंट के द्वारा कहीं से कोई शिकायत हमको नहीं दी गई है। बाकी लगातार सभी वरिष्ठ अधिकारीगण फील्ड में मौजूद हैं, सभी ड्यूटीज़ हमारी लगी हुई हैं, सभी सुनिश्चित करवाने की शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न हो। पूरे उत्साह के साथ मिल्कीपुर का चुनाव पूरा हुआ। अब फैसला 8 फरवरी को होगा, लेकिन जिस तरह आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, सपा और बीजेपी आमने सामने दिख रही है, वोटिंग परसेंटेज जिस तरह का हुआ है उससे फाइट टाइट हो गई है। अब इंतजार रिजल्ट का है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।